नमस्कार दोस्तों। सुबह से थोड़ा सा विलम्ब से जुड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अब मुझसे जुड़ गए होंगे। तो सबसे पहले सुबह की राम राम, नमस्कार। भोर की बात, आज की बात, आपकी बात, हमारी बात में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं, आज की बात शुरू करते हैं। तो आज क्या है? आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि हमारे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है, और वो है कि जो नया कानून आया है, क्रिमिनल कानून, उसमें एक मामले में सज़ा की मियाद बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हिट एंड रन। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपसे गलती से या आपने जानबूझकर या सामने वाले की गलती से आप उसको हिट कर देते हैं, आपकी गाड़ी से उसे टक्कर लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है, घायल हो जाता है और आप उसे छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में इस नए कानून में आपको 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा है। पहले ये 2 साल की थी। इसको लेके सारे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं। जी हाँ, ये हड़ताल पे हैं और ये बड़ी खबर जो है पहले पेज पे छपी है, ट्विटर या एक्स पे कहीं ट्रेंड कर रही है कल से। ड्राइवर जो है वो कह रहे हैं कि साहब 10 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती सामने वाले की होती है और हमसे टक्कर लग जाती है, और अगर हम वहाँ रुके एक्सीडेंट के स्थल पर, खासकर ये ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि अगर हम वहाँ रुके तो फिर तो हमारी तो बैंड बज जाएगी, हमें भीड़ हो सकता है मार भी डाले। तो इस स्थिति में हमको भागना पड़ता है। उसको लेके कल पहले रोडवेज वालों की एक हड़ताल थी। एक खबर हमने आपको अपने चैनल पे दिखाई थी, यूपी न्यूज़ 9 पे आप देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर से खबर थी, वो राजू भारती की। तो उसमें जो है ड्राइवरों की हड़ताल दिखी थी। लेकिन ये हड़ताल पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में है और हिट एंड रन में सख्त सज़ा के खिलाफ है। 11,000 बसों का बेड़ा है रोडवेज का, जो खड़ा हो गया है। बड़ी मुश्किल से देर शाम जो है कल तैयार किया गया कुछ बस वालों को जो चलाए, और इन 11,000 बसों में जो चल पाए वो 1500 बसें ही चल पाईं। हड़ताल ये था। 6,000 ट्रक ही उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तमाम जगहों पे। तो अगर आप हाईवे पे आज जाने की सोच रहे हैं तो ज़रा संभल के, आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। 4,000 ऑटो टेम्पो के पहिए लखनऊ में थम गए हैं। तो भैया होगा क्या, क्या किया जाए, इसके बारे में एक इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे था। तो सारे के सारे कमर्शियल वालों ने जो है ये हड़ताल कर दी है, और इस हड़ताल के कारण जो है नए जो साल का नया दिन था, पहला दिन था, उसका जश्न मना रहे लोगों को बड़ा मज़ा किरकिरा हो गया। और जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं या जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना था, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई। और इसमें दिक्कत आज और कुछ बढ़ सकती है, इसलिए कि आज ये इनका कहना है कि जो कैब सर्विस है, ऑनलाइन कैब सर्विस, ओला और उबर और जो बाकी प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं, ओला उबर के अलावा इन है, और ओला उबर के अलावा इन है, और भी बहुत सारे हैं। रैपिड कौन सी है, रैपिडो, वो भी है। तो ये सारी सर्विसेज भी ये लोग बैन करने की कोशिश में लगे हुए हैं आज। तो निश्चित रूप से पब्लिक के लिए काफ़ी मुसीबत होगी और साथ ही साथ सरकार के लिए काफ़ी मुसीबत का काम है। अब इस कानून के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये इसमें गलती जो है वो दोनों तरफ से होती है। अब फिलहाल पहले ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। उनका कहना है कि ड्राइवरों के लिए 10 साल की सज़ा है इसमें। अगर आप भाग गए मार के और मर गया बंदा वो, तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने के प्रावधान है। इसे वापस नहीं लिया गया तो हड़ताल और व्यापक होगी। तो अगर ये हड़ताल है 3 जनवरी तक आहूत की गई है, और 3 जनवरी तक ऐसे में काफ़ी सेवाएं जो है आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी। माल का ढुलान जो है वो खासकर खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी है, अंडा है, फल है, दूध है,
और आपके अनाज है, तो इन सब की आवाजाही आवक पे फ़र्क पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। ऐसी की उम्मीद है, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जमाखोरी बढ़ेगी, कम आएगी। तो तुरंत आपको पता ही है कि ज़रा सा 1-2 दिन ट्रक लेट क्या हुआ या 2-4 ट्रक कम क्या आए मंडी में, वो तुरंत जो है थोक व्यापारी माल को जो है होर्डिंग पे लगा देते हैं और कहते हैं कि साहब माल नहीं आ रहा है। 10 रुपये का आलू या 5 रुपये का आलू जो है तुरंत 20 रुपये पहुँचा देंगे, 15 रुपये पहुँचा देंगे। तो ये एक समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सरकार के लिए भी। क्योंकि पहली बात तो ये कानून जो है वो केंद्रीय कानून है। जी हाँ साहब, ये केंद्रीय कानून है और इसे बाकायदा संसद की समिति ने इसका 4 साल अध्ययन करके और संसद से पास कराया है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने इसको साइन किया है, तब जाके ये कानून बना है। अब ये कह रहे हैं कि साहब कानून वापस ले लीजिए। तो वापस कैसे होगा? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये भी है कि बहुत सारे बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मतलब कई मामले ऐसे देखे हैं मैंने भी और सुने हैं, पढ़े हैं कि जो गलती होती है वो ड्राइवर की होती है। ड्राइवर जो है बिल्कुल सड़क को रौंदते हुए चलते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। कई बार शिकायतें होती हैं कि ड्राइवर जो है वो नशे में भी गाड़ी चलाते हैं। खासकर अगर ट्रक ड्राइवरों की हाईवे पर रात में आप जांच कर लीजिए जो गाड़ियां चल रही हैं ट्रक में, तो मेरा दावा है कि कम से कम 40% ड्राइवर ऐसे मिलेंगे जो नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो उसके बाद इनसे अगर कोई गलती हो जाए, या फिर मैं ये नहीं कहता कि हमेशा इन्हीं से गलती होती है, कभी सामने वाले से गलती हो जाए, कोई मान लीजिए रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई बात है तो हो गया, तो उसके बाद ये सीधा चढ़ा देते हैं, चढ़ जाएंगे, आप मर गए, उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। कोई रुक के इन्हें देखने की कोशिश करता है कि जो बंदा है वो घायल है तो उसको समुचित इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। तो इस कानून में ये प्रावधान है कि अगर आप भागे नहीं और आप अगर आपके गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, ये कार बस ड्राइवर सब पे लागू है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो आप घायल को अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो, और वहां अस्पताल पहुंच के अगर वो मर भी जाता है, इन केस अगर खुदा न खास्ता, तो भी आपकी सज़ा 7 साल या 10 साल नहीं होगी, तब आपको लिमिटेड सज़ा होगी। तो इसको लेके जो है ये चल रहा है। अब ये कानून कितना जायज़ है, इनके लिहाज से तो नाजायज़ है, हमारे लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से जो है वो हमें लगता है कि ठीक ही होगा। जो भी है, बहस का मुद्दा है ये। तो अब जो है सरकार जो है परिवहन विभाग के अधिकारी जो है, खासकर उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकार के अधिकारी जो ये बात कर रहे हैं उनसे, यूनियन के पदाधिकारियों से, और बस, ऑटो और टेम्पो यूनियन के संचालन बहाल करने की की है। और संचालन बहाल करिए, अगर कोई ज़बरदस्ती रोकता है तो पुलिस को सूचना करिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये हड़ताल जो है यही नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो है यहाँ पे है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक ट्रक ड्राइवरों के समूह ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। भीड़ हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये है एक बड़ा डेलिकेट मसला है। कई बार गलती ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की या बस ड्राइवर्स की होती है, कई बार नहीं होती है। एक बार अभी 1 साल पहले आपने सुना होगा, कानपुर में एक ड्राइवर जो है रात में दारू पी के गाड़ी चला रहा था, अंधाधुंध उसने गाड़ी चलाई और कई लोगों को कुचल दिया। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बस ट्रक अपने सीधे रास्ते जा रही है, उधर से उल्टे से कोई डंपर आ रहा है या गाड़ी आ रही है या एम्बुलेंस आ रहा है। तो ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है। तो दोनों बातें हैं, दोनों पहलुओं पे सोचना चाहिए। और 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए का जो जुर्माना है तो वो ड्राइवर क्यों दे? अगर ट्रक है तो उसका मालिक देगा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बस है, राजकीय बस है, अगर रोडवेज की बस है तो सरकार दे फिर मुआवजा। सरकार कहेगी हम क्यों दें, मालिक कहेगा ड्राइवर की गलती है हम क्यों दें। तो बड़ा जटिल मसला है। और ड्राइवरों का ये पॉइंट भी वैलिड है कि भाई 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जुर्माना हम कहाँ से देंगे? सही बात है, ड्राइवर बेचारों की तनख्वाह जो है 20,000, 22,000, 25,000 मैक्सिमम होती है।
15,000 होती है, 20,000 होती है, 25,000 होती है। थोड़ा बहुत वो दाएं बाएं से अपना कमा भी लिए तो उनसे अपना खर्चा निकलता है। तो अगर उनसे एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से प्रभावित व्यक्ति मर गया, तो बेचारे अब उनको, अगर वो अस्पताल नहीं ले गए, उसको भाग गए, बाद में पकड़े गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से कि भाई ये फलानी नंबर गाड़ी जो है फलाना ड्राइवर चला रहा था, अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, कोर्ट केस चलेगा, वकील की फ़ीस अलग दो और सज़ा हुई तो जुर्माना अलग दो। तो उनका भी कहना जायज़ है कि इतना पैसा हम घर द्वार बेच दें तब भी नहीं आएगा उनके पास, तो कहाँ से देंगे वो। तो बड़ा उलझ गया है मामला। आप बताइए आपके पास क्या सलूशन है, अगर आप कोई सलूशन है तो बताइए और उसको किया जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि आज और कल 3 तारीख तक है, आज 2 तारीख है, कल भी हड़ताल है, कल तक रहेगी। और इनका कहना है कि अगर कुछ कॉन्क्रीट इनको नहीं मिला तो हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन जा सकती है। तो साल शुरुआत होते ही जो है महंगाई का दौर जो है, महंगाई डायन जो है जगने वाली है। तो सावधान हो जाइए और देखिए कि क्या होता है इसमें, सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। कानून तो केंद्रीय है और झेल रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले सारे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड है। तो मुझे लगता है कि शाम तक ये लोग आपस में बात करेंगे, कुछ कोई रास्ता निकलता है, देखिए क्या निकलता है। कानून तो मुझे नहीं लगता कि वापस होगा, लेकिन कोई ठोस आश्वासन जो है वो ज़रूर लोग को देंगे, यूनियन लोगों को, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन हड़ताल चल गई तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो ये था। दूसरी खबर जो है, खबर छपी है, जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है, सुनामी भी हल्की आ गई समुंदर में। नॉर्थ कोरिया और रशिया में भी अलर्ट है। तो जापान के इशिकावा प्रांत में सोमवार की शाम यानी कल 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके तुरंत बाद सुनामी की 5 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी जारी कर बड़े हाईवे बंद कर दिए गए। तो ये है, आपको याद होगा जापान में एक बार सुनामी आई थी, बड़ा तबाही मची थी। परमाणु रिएक्टर पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ा था, लेकिन इस वाले में ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। और राहत कार्य, बचाव कार्य शुरू हो गए हैं। दूसरी खबर जो लखनऊ के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, सबने छापी है, वो है कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको एक्सटेंशन मिला है 6 महीने का। तो सारे लोग कह रहे हैं कि सारे लोगों ने इस बात का एनालिसिस किया है कि 6 महीने उनको एक्सटेंशन मिलने से किसका किसका खेल बेचारों का ख़त्म हो जाएगा। जो IAS हैं सीनियर, जो रिटायर हो जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर, तो उनके बारे में खबर छपी है। ठंड के बारे में खबर छपी है। अयोध्या के बारे में तमाम खबर छपी है कि महापुरुषों के नाम पे जो है टेंट सिटी बन रही है। अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अयोध्या में जो है लता मंगेशकर चौक पे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े थे, वहाँ पे भजन बज रहे हैं लता जी के। और अयोध्या को बिल्कुल राममय किया जा रहा है, ये भी खबरें हैं। तो एक खबर ये भी है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो है साल के पहले दिन 5 लाख लोग पहुँचे हैं दर्शन करने। कल हमने एक खबर दिखाई थी अपने चैनल पे कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी कल जो है वो 50,000 से ऊपर श्रद्धालु पहुँचे थे दर्शन करने। ये खबर हमारे चैनल पे है, आपने देखी होगी। तो ये है। और बाबा विश्वनाथ में 5 लाख लोग पहुँच गए दर्शन करने। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बहुत अच्छा हो गया है, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये था। एक खबर जो सारे अखबारों ने छापी है कल, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब, अब इन्होंने जो है एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है। ये नहीं छपा है कि किसको दिया है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि वो इस इंटरव्यू में कि अयोध्या पर जो फैसला आया था, चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब, तो वो उनकी 5 बेंच ने जो वो फैसला लिखा था अयोध्या पे, जिसमें मंदिर बनाने की के पक्ष में निर्णय आया था, तो ये सर्वसम्मति से बेंच का फैसला था कि उसमें जजेस का नाम ना दिया जाए। और
चंद्रचूड़ साहब ने ये भी कहा कि 370 रद्द करने का फैसला जो है, रद्द करने का फैसला जो है बरकरार रखा गया, उसका निर्णय भी संविधान के मुताबिक है। ये भी कहा उन्होंने कि फैसला सुनाए जाने के बाद सार्वजनिक संपत्ति लोगों को आलोचना या सराहना का अधिकार है। तो ये फैसला आपको पता है अयोध्या वाला 9 नवंबर 2019 को आया था। उन्होंने कहा कि जब न्यायाधीश एक साथ बैठे, जैसा कि वे फैसला सुनाने के पहले करते हैं, तो सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि एक अदालत का फैसला होगा यह, इसलिए हम किसी जज को इसका श्रेय नहीं देंगे। अयोध्या वाले मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह भी बयान है कि इस मामले में संघर्ष का लंबा इतिहास है। इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण है और जो लोग पीठ का हिस्सा थे उन्होंने फैसला किया कि ये एक अदालत का फैसला होगा, अदालत एक स्वर में बोलेगी। कॉलेजियम के बारे में भी उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ये में कमी है, या जिसकी आलोचना की जाती थी या जब से बीजेपी सरकार आई है तो इसको लेकर बहस थोड़ी और तेज हो गई है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात का मुद्दा है, ज्ञानी लोग का, गुणीजनों का मुद्दा है। हमारे जैसे लोग इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने कदम उठाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, प्रक्रिया में निष्पक्षता की भावना भी बनी रहे। तो एक इनका कहना है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए विचार कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ जज की नियुक्ति पे विचार नहीं करते हैं, हम साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के जज हैं, माननीय जज लोग, उनके कैरियर पर भी विचार करते हैं। और हमारे बीच जो विचार विमर्श होता है उसको हम सार्वजनिक कभी नहीं करते हैं, उन पर चर्चा जो है वो बिल्कुल निजी होती है और हम सोच समझ कर फैसला लेते हैं। तो मतलब कॉलेजियम जो प्रणाली है उसको इन्होंने कहा है कि ठीक है और उसे और ठीक होने की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है। तो ये है, तो इनका जो इंटरव्यू है तो ये भी काफ़ी लोगों ने छापा है पहले पेज पे। एक खबर जागरण ने छापी है कि कर्नाटक में 3 दशक के बाद राम मंदिर आंदोलन में गिरफ्तारी की गई है। ये हुबली का मामला है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख करीब आने के साथ कर्नाटक पुलिस ने मंदिर आंदोलन के 3 दशक पुराने मामले में एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। इस आंदोलन में उसके खिलाफ संपत्ति नष्ट करने और कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तर्ज पर हुबली में पुलिस ने 300 आरोपितों की एक सूची तैयार की है। चलिए ठीक है, ये सब तो राजनीति होती रहेगी। आइए देखते हैं जरा अंग्रेजी अखबार में कुछ निकला है कि नहीं निकला है। हाँ, तो अभी मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ जी का इंटरव्यू जो है सब लोगों ने छापा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बिल्कुल फ्रंट पेज पे लिया है। अब देखिए इसको। रॉन्ग टू से कॉलेजियम लैक्स ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता का अभाव है कॉलेजियम में, ऐसा कहना गलत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली रिपोर्ट है। तो हमारे योगी जी और हमारे रक्षा मंत्री कल मथुरा में उन्होंने एक स्कूल, सैनिक स्कूल खोला। तो ये वृंदावन में खोला गया है और कंट्रीज फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन इन वृंदावन। मथुरा विल नाउ बी नोन बाय इट्स गर्ल्स। तो ये सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोला है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है कल उद्घाटन किया है इसका। मथुरा विल नाउ बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स गर्ल्स के द्वारा जो है जाना जाएगा, इन लोगों ने कहा। GST कलेक्शन जो है 10 से 12% और बढ़ गया, ये भी एक न्यूज़ सारे लोगों ने छापा है। तो इसके लिए जो है मैं तो चलिए आते हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, एक खबर और है। जो हड़ताल की बात हम कह रहे थे ट्रक ड्राइवर्स की और बस ड्राइवर्स की, तो उसमें जो है इस नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है और इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि इस कानून में कई खामियां हैं।
याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने अपनी अर्जी में कहा है कि बिना संसदीय चर्चा के ही इन कानूनों को पास किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर विपक्षी सदस्य निलंबित थे। याचिका में अदालत से इन कानूनों की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए तुरंत एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार नए आपराधिक कानून कहीं ज़्यादा कठोर है। तो कठोर होने तो क्या दिक्कत है? चलिए आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आगामी चुनाव को लेकर इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के भीतर लंबी कवायद चल गई है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के साथ तालमेल को लेकर कई मुद्दों पर तस्वीर साफ की है। और इनका कहना है कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें 290 सीटों पर चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी और 100 सीटों पर होगा तालमेल। 390 सीट, 403 सीट होती है, तो 290 सीट पे कांग्रेस अकेले लड़ेगी। और कांग्रेस ये करी कि जो जीते हैं उस पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जिस पे वो दूसरे नंबर पे आए हैं वो उस पर भी लड़ेंगे, उस पर भी कोई दावेदारी नहीं होगी। तो 10 राज्यों में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत बढ़िया लड़िए भाई। तो अब सवाल ये उठेगा कि जो तालमेल की बात हो रही है सीटों की, खासकर महाराष्ट्र, और अब इसमें पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस कहाँ कहाँ कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो 280 से लेकर 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और पिछले हफ्ते कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के हुए बैठकों में कई चीज़ें ये तय की गई हैं कि 10 राज्यों में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर उतरेगी, और जो चुनाव अकेले लड़ेगी वो है नॉर्थ ईस्ट और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे गोवा है, चंडीगढ़ है, और आपके जो है लद्दाख है, दमन दीव, ये सब जो है कार्यक्रम अकेले लड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सारे चुनाव वो अकेले लड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सीट बंटवारे के साथ चुनाव लड़ेगी। इन राज्यों में कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, झारखंड 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, वेस्ट बंगाल 6, दिल्ली 7, पंजाब 8, महाराष्ट्र 9। और इन नेताओं के जो कांग्रेस के नेता हैं, इन स्टेट्समैन से साफ कह दिया गया कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और पार्टी ने यह भी तय किया है कि पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी वहां पर किसी तरह का तालमेल नहीं होगा, और उन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खुद उतारेगी। इंडिया से सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस 2 संसदीय चुनाव और उसके बाद हुए असेंबली चुनाव के नतीजों के आधार पर सीट बंटवारे की बात करेगी। और कांग्रेस चाहती है कि 14 जनवरी से पहले जो राहुल गांधी के दिन, जिस दिन उनका वो शुरू हो रहा है भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की, तो उसके पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो हल कर लिया जाए। हालांकि 31 दिसंबर ये डेट तय की गई थी कि होगा 31 दिसंबर को तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो अब 14 जनवरी तक हो जाएगा। और इसमें यह भी निकला है कि महाराष्ट्र में बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया गया है कि उसमें जो है सुप्रिया सुले ने मीडिया में ये संकेत दिए हैं। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और शरद पवार की बिटिया ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो चुका है। जल्द ही राज्य में अंतिम रूप देकर इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सुले का ये भी कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना नेताओं की बैठक में फार्मूले पर आम सहमति बन गई है। बैठक में भाग लेने नेताओं में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी संबंधित पार्टियों के दूसरे सीनियर नेता शामिल थे। सुले का कहना है कि सीट बंटवारे के फार्मूले पर काम हो चुका है और 1 हफ्ते के भीतर इसका ऐलान हो जाएगा। आज 2 तारीख है, यानी सुप्रिया सुले जी की बात माने तो 10 तारीख तक हो जाएगा। महाराष्ट्र में पेंच फंसेगा, बंगाल में पेंच फंसेगा, दिल्ली में पेंच फंसेगा, पंजाब में। देखिए उसमें क्या होता है कांग्रेस का। बिहार में तो मुझे लगता है कि बिहार और यूपी एक तरह से हो गया है, महाराष्ट्र हो गया, बिहार भी कम से कम हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा।
क्योंकि इन 2 स्टेट्स में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप चाहे 4 चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, चाहे 5 चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, तो कांग्रेस तो यहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करेगी यूपी बिहार में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपी बिहार के लिए सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट मतलब फाइनल हो चुकी है। कांग्रेस 15 से 20 सीटों के बीच में चुनाव लड़ेगी, दोनों स्टेट मिला के। पेंच फंसेगा पंजाब में और पेंच फंसेगा दिल्ली में। अब देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो क्या करती है, पंजाब में इसको कितना सीट देती है, नहीं देती है, क्या करती है। आम आदमी पार्टी तो खुद जेले जाने से परेशान है। पहले तो उसके नेता जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सम्मान गया है 3 जनवरी का, ईडी के सामने कल वो पेश होंगे। और फिर उनसे एक बार फिर से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो इन सब परेशानियों के बीच और कांग्रेस की मुश्किलों के बीच दोनों अगर आपस में थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि पंजाब और दिल्ली में थोड़ा बहुत निकल आए रास्ता, नहीं तो पेंच फंस सकता है। बहरहाल ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगले 1 हफ्ते में, यानी इनको 10 से 11 जनवरी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लेना है। लेकिन 290 सीट पे कह रही है कांग्रेस चुनाव लड़ने की, तो 290 सीट के बाद विपक्ष के लिए या इनके सहयोगी दल के लिए 100 सीट ही बचते हैं मुश्किल से। तो कैसे इस पे मान जाएंगे सारे लोग, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और कहीं ये मामला फंसा न दे सीट शेयरिंग का, ये भी देखना होगा। कितने अच्छे तरीके से और कितने परिपक्व तरीके से ये लोग सीट शेयरिंग का मुद्दा सॉल्व करते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है जनता की निगाह टिकी होगी इनकी। और सबको ये मालूम है कि आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा अगर बिना किसी विवाद के ये लोग सॉल्व कर लेते हैं, और कांग्रेस जो कह रही है कि हम 290 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी के 100 सीट पे बाकी इनके सहयोगी दल लड़ेंगे, तो अगर उस फार्मूले पे इनके सहयोगी दल या इंडिया गठबंधन राजी हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपना कोई एक चेहरा कन्वीनर का, प्राइम मिनिस्टर का तो ना सही, लेकिन कन्वीनर का चेहरा अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं राहुल गांधी की यात्रा के पहले, तो और तीसरा कि ये अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या होगा इनका, अगर ये 3 चीज़ों का फैसला कर दें और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो 3 चीज़ें फाइनल करने के बाद, और उसी हिसाब से जो पार्टी जहां मजबूत है वहां उसके कार्यकर्ता उस हिसाब इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग जो है अक्षत और चावल पहुंचा रहे हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, तो घर घर आप भी पहुंचना अगर शुरू कर दें तो हो सकता है लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए कि चलो भैया थोड़ा बहुत तो इनके अंदर समझदारी आई है, थोड़ा सा ये मिल बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद आप राहुल गांधी की यात्रा शुरू करिए। राहुल गांधी की यात्रा शुरू करने के साथ ही राहुल गांधी जिन जिन स्टेट से गुजरे, जहाँ जहाँ पे आपकी सरकार है या नहीं है, आप वहाँ मिलकर अगर ज्वाइंट रूप से अगर पब्लिक मीटिंग करें, लोगों को संबोधित करें, तो भी एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव असर जा सकता है। अदरवाइज आपके पास इस इलेक्शन में बहुत कुछ करने की गुंजाइश फ़िलहाल आज की तारीख में नहीं लगती है। तो दोस्तों आज की बात में बस इतना ही, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।